वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का पार्ट 12 सहर्ष स्वीकारा है का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, टेक्स्ट बुक में से मिलाते रहिएगा। ठीक है ना। पहला यहाँ पे है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, इसमें अ है घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो वाक्य लिखे गए हैं इन्हें आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, यानी पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ। तो एक बात बताऊँ आपको, ये ऑलरेडी लाइन से दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जैसे दिया है वैसे ही आप लोग लिख दीजिए, बस आपका काम खत्म। कवि दंड पाना चाहता है, दूसरा लिख दीजिए विधाता का सहारा पाना चाहता है, तीसरा लिख दीजिए कवि का मानना है कि जो होता सा लगता है वह विधाता के कारण होता है। ठीक है। आ है यहाँ पे कि निम्नलिखित असत्य कथनों को कविता के आधार पर सही करके लिखिए। मतलब यहाँ पे जो भी असत्य कथन है उन्हें आपको सही करके लिखना है कविता के आधार पर। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे जो कुछ निद्रित अपलक है वह तुम्हारा असंवेदन है, तो ये तो गलत है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे कविता की पंक्तियों को तो यहाँ पे ना जागृत है का होगा। देखो आपको बता दिया जागृत होगा। ठीक है, आप देखो इधर, ये देखो जो कुछ भी, देखो यहाँ पर जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है ना। तो इस प्रकार से आपको इधर से देख देख करके करना है। देखो जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, वह तुम्हारा संवेदन है। फिर अगला है अब यह आत्मा बलवान और सक्षम हो गई है और छटपटाती छाती को वर्तमान में सताती है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, अब यह आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई है और छटपटाती छाती को भविष्यवता डराती है। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य सौंदर्य में दूसरे का अ है जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पंक्ति से कवि का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको इस प्रश्न का मतलब समझा दूँ। यहाँ पे बोला गया कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, यानी जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, ऐसा कवि जो बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो भी हमारे कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, तो जब वो ये लाइन बोल रहे हैं तो उनके मतलब मन में क्या है, वो इसके द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देख लीजिए इसका उत्तर, कवि का जो कुछ है वह उसकी प्रिय को अच्छा लगता है, उसकी जो भी उपलब्धियां हैं वे सब उसकी प्रिय को प्रिय हैं। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रिय ने उन सब को अपना माना है। कवि उसका समर्थन महसूस करते हैं। कवि की प्रिया उसके जीवन से पूरी तरह जुड़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी इन पंक्तियों का मतलब आप समझाइए। तो देख लीजिए इसका उत्तर, कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ न जाने मेरा कौन सा संबंध है, न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ उतना वह चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ठीक है, तो ये था इन पंक्तियों का मतलब। आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति, इसमें तीसरा का अ, अपनी जिंदगी को सहर्ष स्वीकारना चाहिए, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो ये जो कथन है ना, अपनी जिंदगी को सहर्ष स्वीकारना चाहिए। ठीक है, तो इस कथन पर आपको अपने विचार लिखने हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो देख लीजिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। ये देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, पूरा पेज भर गया है, पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फटाक से। देखिए, हमारे जीवन में अच्छा बुरा, सफलता असफलता, सुख दुख जो भी मिलता है उसे हमें सहर्ष स्वीकारना चाहिए। मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, उसका अस्तित्व गति से है, अतः हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सृष्टि में ऐसे अनेक तत्व हैं जिन पर मानव अभी तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। बार बार प्रयत्न करने पर भी हम आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और दुख में डूबकर उस सफलता का भी आनंद नहीं उठा पाते जो हमें मिली है। हमें जो नहीं मिला उसका दुख मनाने के स्थान पर जो मिल रहा है उसे सुखी होना चाहिए। कर्तव्य करना हमारे हाथ है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। सुख और दुख दोनों इस जीवन रूपी नदी के दो तटों के समान है। नदी की यह गतिशीलता ही उसका जीवन है। जिस दिन नदी चलना बहना छोड़ देगी उस दिन उसका अस्तित्व, देखो बच्चों यहाँ पे अस्तित्व आएगा, ठीक है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। वैसे जब मैं ये PDF मतलब टेलीग्राम चैनल में डालूंगी ना तो अच्छे से लिखूंगी। अस्तित्व कैसे लिखा जाता है, देखो अस्तित्व,
आपको पता है ना कैसे लिखा जाता है। बस यहाँ पे ये जो लास्ट में ये व है, ठीक है, तो आपको एक एक शब्द बताते चल रही हूँ ताकि आप गलती ना करो बस, ठीक है। अस्तित्व, यहाँ पे व आ जाएगा, समझे ना, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जिस दिन कर्म करना छोड़ देगा उसके दुर्दिन प्रारंभ हो जाएंगे, और कि वह घड़ियां जब काटे नहीं कटेंगी तो वह एक एक पल गिन गिन कर काटेगा। अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ देंगे तो जीवन में जड़ता घर कर जाएगी, जो बड़ी कष्टदायक स्थिति उत्पन्न कर देगी। जीवन का दूसरा नाम ही है रवानगी, क्योंकि चलना ही जीवन है, जो रुक गया उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर था। मैं आपको पूरा एक साथ बता देती हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा तो हाफ हाफ करके आपको दिखाती हूँ ना, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, चलिए इसके आगे का ये रहा। आगे चलते हैं। आ है यहाँ पे कि जीवन में अत्यधिक मोह से अलग होने की आवश्यकता है। इस वाक्य में व्यक्त भाव प्रकट कीजिए। ये जो वाक्य है कि जीवन में अत्यधिक मोह से अलग होने की आवश्यकता है, तो इसमें क्या भाव छिपा हुआ है उसे आपको बताना है। तो चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी वस्तु भाव आदि की अधिकता नहीं होनी चाहिए। यह उक्ति मोह के संदर्भ में भी अनुकरणीय है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु से अत्यधिक मोह अर्थात उसे पाने अथवा अपने नियंत्रण में रखने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाना दुख का कारण बन जाता है। जिस किसी से भी अत्यधिक मोह हो जाता है उसे खोने की आशंका दुख का कारण बन जाती है। मोह मनुष्य के जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु दुखदायी है इसकी अधिकता। ठीक है, मतलब ज़्यादा कर लिया तब तो एकदम दुखदायी है। ऐसा मोह ऐसा विकार है जिसकी अधिकता मनुष्य के जीवन को संघर्षपूर्ण एवं कष्टकारी बनाती है। मोह मनुष्य के जीवन को संघर्षपूर्ण एवं कष्टकारी बनाती है। ठीक है, 2 बार मैंने लिख दिया क्या, 1 मिनट ज़रा रुकिए। जिसकी अधिकता मनुष्य के जीवन को संघर्षपूर्ण एवं कष्टकारी बनाती है। मोह मनुष्य के जीवन को चलेगा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, मोह के वश में होकर मनुष्य विवेक से काम नहीं ले पाता। अपने प्रियजनों से मोह होना स्वाभाविक है, परंतु जो मोह हमारे विकास में बाधक बन रहा हो वह त्याग के योग्य है। अनेक अवसरों पर देखा जाता है कि कई माता पिता दादा दादी बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण उन्हें आंखों से दूर नहीं करना चाहते। अपने नगर या कस्बे में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने पर भी वे उन्हें बाहर जाकर अध्ययन करने की मनाही कर देते हैं। बच्चे अपनी प्रतिभा के अनुसार उन्नति के करने से वंचित रह जाते हैं और यह पीड़ा जीवन पर्यंत उन्हें कष्ट पहुंचाया करती है। इसीलिए हमें ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। मोह तो करो, लेकिन इतना भी मत कर लो कि बस वो जो बच्चा है वो आगे बढ़ ही ना पाए, है ना। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको हाफ हाफ करके बताती हूँ, रुकिए 1 मिनट, अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रसास्वादन, इसमें क्या है, चौथा, प्रस्तुत नई कविता का भाव तथा भाषाई विशेषताओं के आधार पर रसास्वादन कीजिए। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। ये भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, क्या करें, अभी उत्तर बड़े हैं तो मुझे बड़ा ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कंप्लेन मत करना कि इतना बड़ा क्यों दिया है ना, प्लीज़ कंप्लेन मत कीजिएगा। अब बड़ा है तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे का देखिए, फिर इसके आगे का ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, इसमें देखो 5वां जानकारी दीजिए। इसमें अ है मुक्ति बोध जी की कविताओं की विशेषताएं। तो देख लीजिए इसका उत्तर, पहला प्रकृति प्रेम, दूसरा सौंदर्य। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे चलते हैं बच्चों। आ मुक्ति बोध जी का साहित्य, तो देख लीजिए इसका उत्तर, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल
प्रतिनिधि कविताएं, ये सभी काव्य संग्रह हैं। सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह है। विपात्र उपन्यास। कामायनी एक पुनर्विचार यानी कि आलोचना। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। फिर यहाँ पे छठवां का ए देखिएगा, ए नहीं अ, निम्नलिखित काव्यांश यानी कि पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर लिखिए। अभी आपको अलंकार पहचानना है और फिर यहाँ पे लिखना है। तो पहला यहाँ पे है कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजों में, क्यारियों में, कली कलीन में, बगरो बसंत है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। अब देखो, जिन्होंने कभी अलंकार पढ़ा नहीं रहेगा ना, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अलंकार को पढ़िए, तभी आप आगे का कुछ भी कर पाओगे, समझे ना। अनुप्रास अलंकार क वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते। दूसरा, के रख की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो ये कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है। जगती जागना, जगती सृष्टि। ठीक है, फिर यहाँ पे अ है कि निम्नलिखित अलंकारों से युक्त पंक्तियां लिखिए, जैसे कि वक्रोक्ति। तो देख लीजिए इसका उत्तर। स्वार्थो सुकृतो न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पछिनु न मारी। ठीक है, फिर आगे चलिए, यहाँ पे श्लेष। तो देख लीजिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजी यारो करे, बढ़े अंधेरो होय। ठीक है, अंधेरो है ये। तो यहाँ पे हमने ये जो आपका लेसन दिया गया था, देख लीजिए, फाइनली हमने इसका प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया ही रहेगा। ठीक है, तो अलंकार प्लीज़ आप ये पढ़िएगा, ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।